IVM। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे एक ऐसी चैंपियन टीम के बारे में, एक ऐसे चैंपियन कप्तान के बारे में जो लगातार आईपीएल में अपना दबदबा दिखा रहा है। पिछले 12 आईपीएल सीजन्स में चेन्नई सुपर किंग खेली है, जिसमें से 11 बार वो प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब रहे। कितने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चेन्नई सुपर किंग का आईपीएल के इतिहास में रहा है, वो अपने आप में इस बात की तरफ इशारा करता है कि चेन्नई जैसी कोई दूसरी टीम नहीं। और इसीलिए सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स को आप चमत्कार सुपर किंग्स भी कह सकते हैं। एक के बाद एक चमत्कार कर रही है ये टीम। डैडीज टीम कहा जा रहा था इस टीम को जब ये आईपीएल सीजन 14 शुरू हुआ हिंदुस्तान में, और उसके बाद जब सेकंड फेज शुरू हुआ यूएई में, तो लगातार ये टीम सबको चौंका रही है। जिस तरह का कॉम्बिनेशन उनके पास है, वो बड़ा दावा अपना ठोक चुके हैं इस बार टूर्नामेंट जीतने के लिए। अब सवाल बड़ा ये हो गया है कि कौन रोकेगा चेन्नई सुपर किंग को, क्योंकि अगर आप टॉप 3 टीमों में देखें तो दिल्ली कैपिटल्स है और आरसीबी है। लेकिन क्या ये टीमें अब चेन्नई के विजय रथ को रोक पाएंगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। और जिस तरह से शारजाह की पिच पर एक बार फिर बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरसते नजर आए, वो भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 3 मैचेस मुझे याद आते हैं, 125 रन, 127 रन और कल 135 रन। अब आप अंदाजा लगाएं कि शारजाह में रन बनाना कितना मुश्किल है। हमारे साथ इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अयाज मेमन जुड़ चुके हैं। अयाज सर, अब पहले तो बात चेन्नई की ही कर लेते हैं। 12 आईपीएल सीजन और खेले चेन्नई सुपर किंग ने, और 11 में वो ऑलरेडी प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं। यानी इस सीजन में भी ऑलमोस्ट वो प्लेऑफ के लिए थ्रू कर चुके हैं। लड़ाई अब नंबर 1 और नंबर 2 की है। कैसे आप देखते हैं चेन्नई के लिए, क्या यूएई आना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया? जिस तरह का कॉम्बिनेशन उनके पास था, जिस तरह के स्लो गेंदबाज थे, ड्वेन ब्रेवो, सैम करन, हेजलवुड को जिस तरह से इस्तेमाल किया है, इसके अलावा दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर, क्या ये कॉम्बिनेशन को सूट ज्यादा कर रहा है, या एक एक नई विचारधारा के साथ, एक नए टारगेट के साथ चेन्नई सुपर किंग यूएई पहुंची है? राजीव, मुझे लगता है दोनों ही चीजें सही है, क्योंकि पिछली सीजन में अगर आप देखें आईपीएल 2020 में जो यूएई में खेला गया था, तो वहां पर परफॉर्मेंस चेन्नई सुपर किंग्स का सही नहीं था। कुछ फर्क आया, कुछ बदलाव आया। एक तो यह है कि डैड जामी अभी भी है, प्लेयर्स वही है, लेकिन एक अप्रोच में चेंज आया है। थोड़ा ज्यादा आक्रामक अंदाज है, थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच है, और जो इंपॉर्टेंट कड़ियां हैं वो ज्वाइन हो गई। जैसे ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरह से ओपन कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस से वो खेल रहे हैं और जिस गति से रन बना रहे हैं, वो बहुत मुश्किल हो गया ओपोजिंग टीम्स को उनको रोकना। और उनकी पार्टनरशिप फैफ डु प्लेसी के साथ शायद इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप है। हालांकि अग्रवाल और केएल राहुल जो है, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उनके अलावा इनके पास स्पिनर्स चल पड़े हैं। जडेजा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मोइन अली को वो कभी भी यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं यूज करते हैं, क्योंकि एज एन ऑफ स्पिनर वो उनको अक्रॉस राइट हैंड बैट्समैन जो है, छोटे ग्राउंड्स पर अक्रॉस द लाइन मार के भी रन बना सकते हैं। तो बहुत चतुराई के साथ महेंद्र सिंह धोनी उनको यूज कर रहे हैं। जिस तरह से ड्वेन ब्रावो का फॉर्म जो है बहुत बेहतरीन हो गया है, इस टूर्नामेंट में बहुत बेहतरीन नजर आ रहा है। और वो सीपीएल में भी बहुत अच्छा फॉर्म दिखाए थे, वही फॉर्म को यहाँ तक ले आए। उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आ रहा है। और जॉश हेजलवुड जो लगभग पिछले सीजन में डगआउट में ही बैठे हुए थे, इस बार उनका ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी की तो बात कर प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि दो चीजें हो रही है। अगर छोटा टोटल हो तो इनके पास सही कॉम्बिनेशन है कि टोटल को डिफेंड कर ले, और अगर टोटल को ओवरऑल करना है, भले ही सामने वाली टीम 135 140 बनाए, पिच में कुछ जान नहीं है, थकी हुई पिच है, इनके पास ऐसे बल्लेबाज है जो उनको ले जा सकते हैं और मैच जिता सकते हैं। जैसे आपने देखा कल मैच जीती थी, छक्का मार के महेंद्र सिंह धोनी ने वो मैच जिताया। हालांकि थोड़ा सा करीबी मामला हो गया था, लेकिन कभी संदेह नहीं था कि चेन्नई मैच जीतेगी। तो टॉप प्लेऑफ्स में तो कंफर्म हो गया। मुझे लगता है ये टीम जो है टॉप 2 में आएगी प्लेऑफ्स में, क्योंकि टॉप 2 में अगर आप आते हैं तो आपको दो मौके मिलते हैं फाइनल में पहुंचने के लिए। अया सर, और महेंद्र सिंह धोनी का बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आना, ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और शायद धोनी समझ रहे थे कि रैना जो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट थोड़े सस्पेक्ट नजर आ रहे हैं इस पूरे सीजन में। बैकफुट पे कमिट है पूरी तरह से, फ्रंट फुट पे उनका पैर नहीं आ रहा। पहले मैच के बाद ही वो समझ गया कि रैना कंफर्टेबल नहीं है फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट, वो उनको अपने से भी नीचे ले आए। ये एक बड़ा मूव था। और दूसरा, जिस तरह से कल मैच उन्होंने फिनिश किया, ऐसा लगा 2011 वर्ल्ड कप याद आ गया। इतना लंबा छक्का था कि शारजाह स्टेडियम के बाहर चला गया वो। और अयाज सर, वो कहानी भी आप बताएं ना जरा, कि 2011 वाली बॉल आपने बताया था एक बार कि अमेरिका पहुंच चुकी है जब छक्का मारा था धोनी ने।
हाँ, वो किसी अमेरिका पहुंच चुकी है, क्योंकि जो छक्का लगा था और वो डीप मिड विकेट पे जाके जिस जो स्टैंड में थी, जहां पर जी। सब आमिर खान, मुकेश अंबानी वगैरह सब जो उनका स्टैंड था वहां पर बैठे थे, उनके पास, उनके हाथ में नहीं गई, लेकिन जो फैन था वो कहीं ना कहीं या तो उसने वो बॉल खुद ले गया अमेरिका या किसी को दे दिया, लेकिन फिलहाल जो है वो गेंद अभी अमेरिका में है। लेकिन धोनी की बात करिए, जिस तरह से आप बता रहे थे कि उनका अप्रोच ये रहा है लीड फ्रॉम द फ्रंट। इस बार पिछले सीजन में जी। आपने देखा होगा कि वो सैम करन, जडेजा सब नंबर 7 नंबर 8 कभी आते थे बैटिंग, कभी नहीं आते थे, और ऐसे लग रहा था कि धोनी एज अ बैट्समैन वेस्ट हो रहे, जाया हो रहा है उनका, उनका जो एक्सपीरियंस है। इस बार हालांकि रन ज्यादा नहीं बनाए, लेकिन उनका मिडिल में आना एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है। और जो आपने बताया कि बिल्कुल सही है, सुरेश रायना एक हल्की कड़ी अभी नजर आ रही है इस बैटिंग लाइनअप में। फैफ डु प्लेसी, ऋतुराज जी। गायकवाड़, मोइन अली भी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, हालांकि लंबे स्कोर नहीं बनाए। तो धोनी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे लिया। अंबती रायडू अच्छा खेल रहे हैं, और फिर उनके पास ऑलराउंडर्स आते हैं जैसे कि ड्वेन ब्रावो वगैरह, शार्दुल ठाकुर। तो जो रायना के साथ जो फॉर्म अब तक सही नहीं मिला है, उसको पूरा करने के लिए मेरे ख्याल से धोनी आ रहे हैं। अभी तक कुछ लंबे स्कोर नहीं बनाए, लेकिन देखिए धोनी का जो एक ऑरा है, उनका प्रेजेंस ऐसा है कि वो मैदान में उतरते तो सामने वाली टीम भी सोचती है अब मैं क्या करूं, किस तरह से जी। उनको अटैक करूं। ये जरूर है कि लेग स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा उनका उनके, क्योंकि फुटवर्क जो है अब पुराना पहले जैसा नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कभी कभी। लेकिन धोनी का आना साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है सीएसके के लिए। बिल्कुल। और अगर हम चेन्नई का कॉम्बिनेशन देखें आया सर, कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है, लेकिन दो डिफरेंट चीजें नजर आ रही है। नंबर 1 पर अगर चेन्नई है तो वो अपने ऑलराउंडर्स के दम पे है, और नंबर 2 पे दिल्ली है तो वो उनके फास्ट बॉलर्स के दम पे है, जिस तरह से नॉर्के, रबाडा और आवेश खान गेंदबाजी कर रहे हैं। ये दो डिफरेंट टीमें, दो डिफरेंट स्टाइल से क्रिकेट खेलने वाली टीमें टॉप पर है। तो इशारा किस तरफ आया सर इसका, समझे कि पिच, वहां की पिचेस, परिस्थितियां धोनी कॉम्बिनेशन को मदद कर रही है या पंत कॉम्बिनेशन को मदद कर रही है? देखिए ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और दोनों ही टीम को जी। मदद इसलिए कर रही है क्योंकि अगर आप दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों को देखें तो वो वेरी क्विक थ्रू दी एयर है। रबाडा जी। और नॉर्गे जो है वो बहुत ही क्विक, तेज डालते हैं। और अगर आप यानी कि इतने ज्यादा वेरिएशंस जितने ड्वेन ब्रावो के पास है उनके पास नहीं है, लेकिन क्योंकि स्पीड इतनी है, गति इतनी है, तो अच्छे वेल सेट बैट्समैन को भी परेशान कर सकते हैं, और यही हम देखते आ रहे हैं। दिल्ली के लिए थोड़ी सी दिक्कत अब शुरू हो रही है बैटिंग में, टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द ऑर्डर में पृथ्वी शॉ और शिखर धवन नहीं चल पाए। स्टीव स्मिथ को ट्राई किया, रन तो बनाए उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वो डोमिनेट करेंगे सामने वाली टीम को। तो यही एक कारण है मेरे ख्याल से। दोनों के कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी है, बेहतरीन है, लेकिन जो एम्फोसिस है चेन्नई के पास ज्यादा, जो बॉलर जो तेज गेंदबाज है बहुत ही ज्यादा वेरिएशन विकल्प वाले हैं, और दिल्ली के पास जो है वो वेरिएशन ये तेज गति वाले हैं। जी। स्पिनर्स का जहां तक सवाल है, अक्षर पटेल है, अश्विन है दिल्ली के पास, इनके पास है जडेजा और मोइन अली। तो एक दोनों ही के पास बड़ा कॉम्बिनेशन का एक अच्छा एक फॉर्मेशन बना हुआ है, और इसी वजह जी। से दिल्ली जो है टॉप 2 में है अभी भी, या टॉप, हाँ सही है, 16 पॉइंट्स में है। लेकिन दिल्ली जी। के लिए एक प्रॉब्लम, जैसा पिछले साल हमने देखा, बहुत अच्छा खेले, फाइनल में आए और वहां पर बिल्कुल एक तरह से मीडियोकर परफॉर्मेंस दे दिया और हार गए थे। तो एक्सपीरियंस के साथ उनकी टीम भी अगर बेहतर हुई है, चैलेंज क्या होता है जब आप प्लेऑफ्स में आते हैं, तो वहां पर जो बड़ी टीम होती है, दिग्गज टीम होती है, जैसे चेन्नई है, उनकी वो आदि है किस तरह से जीतना। महेंद्र सिंह धोनी ने 3 बार टाइटल जीता है। मुंबई इंडियंस अगर आ जाती है तो 5 बार टाइटल जीती हुई, उन प्लेयर्स को पता है कि क्या करना है। बाकी टीम जो है, आरसीबी है, दिल्ली कैपिटल्स भी है कुछ हद तक, जो दोनों ही ने टाइटल अब तक नहीं जीता है, वो प्लेऑफ्स में आते हैं तो प्रेशर में आ जाते हैं ज्यादा, और ये बहुत जी। बड़ा अंतर बनता है प्लेऑफ्स में। कसाट साहब हमारे साथ जुड़े हैं, हर्ष जैन भी जुड़ गए हैं। आपका, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और कसाट साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। यासर, उनका सवाल है कि क्रिस गेल ने ऑप्ट किया है कि आईपीएल के जो बाकी मैचेस हैं वो बायो बबल फटीग की वजह से नहीं खेलना चाहते हैं। क्या ये इस बात की तरफ इशारा है कि खिलाड़ी पहले ह्यूमन बीइंग है और उनको अपने सुविधा के हिसाब से मैचेस चुनने का अधिकार है? क्या इसमें विचार है आपके? बेशक मेरे ख्याल से अब जिस तरह से माहौल है, मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ, जो आप जो भी कहें उसे, प्लेयर्स जो है अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी पहले देखता है। आप देखें क्रिस गेल बहुत ही एक ऐसा लगता है कि खुश मिजाज,
उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टर यूनिवर्स बॉस है। फील्ड पे जो है उनके अंदाज भी हमने देखे, बैटिंग के अलावा जिस तरह से वो माहौल में घुल मिल जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। लेकिन उनको भी अगर ये असर हो रहा है कि भाई बबल्स में मैंने बहुत जी लिया है, अब मुझे थोड़ा सा समय चाहिए बबल के बाहर रहने के लिए, फिर मैं वेस्ट इंडीज के लिए वर्ल्ड कप खेल सकूं, तो बाकी प्लेयर्स पे भी क्या असर होता होगा ये हम इसका अंदाज लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए टीम मैनेजमेंट्स की, बोर्ड्स की, फ्रेंचाइज ओनर्स की वगैरह, के प्लेयर का जो है उसकी उनकी तंदुरुस्ती और खास करके मेंटल हेल्थ के बारे में सबसे पहले वो आता है। क्योंकि अगर वो जहनी तौर पे ही अगर फ्रस्ट्रेट हो गए हैं या डिसअपॉइंट हो गए या थक गए हैं, तो फिर आप उनसे क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए बेन स्टोक्स पूरा साल लगभग जो है मिस कर रहे हैं, और इंग्लैंड को उनके नहीं होने का नुकसान तो हुआ है, लेकिन इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा कि आगे चल के किसी भी टीम के प्लेयर के साथ ये हो सकता है। आया सर, हर्ष जैन का एक सवाल है कि दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके जब आमने सामने होंगे, क्या ये एक बड़ा मैच होने वाला है लीग मैच में आमने सामने जब होंगे? अभी बहुत बड़ा मैच होगा, क्योंकि अगर प्लेऑफ्स में दोनों ही टीम जाती है, और अगर शायद पहली मैच में मिलते हैं प्लेऑफ्स में या आने उसके बाद की मैच में मिलते हैं, तो इस बार जो लीग में मैच खेली जाएगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, परखेंगे कि कौन सी कमी किस टीम में कहां पर है, किस प्लेयर की है, और कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए जब हम इनसे दूसरी बार भी खेलें। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, और एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है। जो भी टीम जीतेगी उसको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है, और साइकोलॉजिकल एडवांटेज राजीव हम सब जानते हैं कितने मायने रखता है स्पोर्ट में, खास करके T20 में। क्योंकि अगर आप मैच हार के फिर जाते हैं तो फिर एक तरह से आप अंडरडॉग बन जाते हैं, आप दबाव में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप मैच जीत के जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। आया सर, चेन्नई सुपर किंग क्योंकि मैच जीती है, और जब कोई भी टीम लगातार कंसिस्टेंटली मैच जीतती है तो हर खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन होता है। हमने देखा है वो चाहे ऊपर से लेके नंबर 11 तक हम चले जाएं। मोइन अली पे चर्चा बहुत कम होती है, बट वो जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं यहाँ की स्लो पिचेस पे, जिस तरह से वो टाइम कर रहे हैं गेंदों को, कल भी हमने देखा बहुत छोटी सी इनिंग थी बट वो बड़ा इम्पैक्ट उनका नजर आ रहा था। क्या नंबर 3 पे भेजना एक मास्टर स्ट्रोक है मोइन अली को, जिस तरह से यूज किया जा रहा है बैटिंग में और जिस तरह से उनसे बॉलिंग धोनी करा रहे हैं? बेशक, देखिए मेरे ख्याल से मोइन अली की बैटिंग को काफी अंडररेट किया है, इंग्लैंड ने भी अंडररेट किया है। जब वो खेलते थे इंग्लैंड के लिए, उन्होंने नंबर 1 से नंबर 9 सब बैटिंग पोजीशन में बैटिंग की है। लेकिन एक एक तरह से उनको ऑलराउंडर तो पता है, लेकिन प्राइमरीली ऑफ स्पिनर। धोनी ने ये किया है कि उनको इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज किया है, जो रोल पहले सुरेश रैना करते थे एज अ लेफ्ट हैंड बैट्समैन। वो आके 20-25-30 रन भी बना दे तो आपको वो मैच विनिंग नॉक हो जाता है। वही कुछ जिम्मेदारी दी है मोइन अली को, और वो एंजॉय भी कर रहे हैं। और उनके पास एक गिफ्ट है, सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत अच्छा है राजीव, एज अ बैट्समैन, और बहुत ही स्टाइलिश भी है, और गैप्स निकालते हैं, अच्छा मारते हैं, लॉफ्टेड शॉट भी अच्छा खेलते हैं। और मेरे ख्याल से उनसे ये डिमांड नहीं है कि आप जाके हर बार 70-80 रन बनाए। मेरे ख्याल से डिमांड उनके पास ये है कि अगर 40-50-60 रन का अगर आपको ओपनिंग पर स्टार्ट मिलता है, पावर प्ले अच्छा गया, तो आप उसका मोमेंटम बनाए रखें। ये नहीं है कि मोमेंटम ड्रॉप हो जाए फिर आखिरी 5 ओवर में ही सब रन बने हैं। तो ये जो बखूब निभा रहे हैं मोइन अली। एक बार पॉइंट्स टैली पर फिर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि सीएसके 18 अंकों के साथ नंबर 1 पर है। दिल्ली कैपिटल्स के 16 अंक हैं और आरसीबी के 14 अंक हैं। केकेआर के लिए बड़ा मुकाबला है आज, वो 10 अंकों के साथ चौथे नंबर पर जरूर है, बट आज उनका मुकाबला पंजाब से है जो यहाँ पर छठे नंबर पर है 8 अंक के साथ। मुंबई इंडियंस के भी 10 अंक है लेकिन वो 5वें नंबर पर है। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स के 8 अंक हैं, उनके पास थोड़ी सी वो बची है। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद जो चेन्नई से मुकाबला हारी, वो पूरी तरह से टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं क्योंकि सिर्फ 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं। अब अयाज सर, आगे आज के मुकाबले बात करने से पहले सनराइजर्स हैदराबाद इतनी बिखरी हुई टीम क्यों लग रही है? उनको पता ही नहीं है क्या कुछ कर रहे हैं। और मेरे लिए जो सबसे चिंता का सबब है वो है भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म, जो वर्ल्ड कप में खेलेंगे। और एक भी स्पेल ऐसा नहीं है इस पूरे आईपीएल सीजन में जहां पे हम याद करेंगे भुवनेश्वर कुमार ने डोमिनेट किया, 2-3 विकेटें निकाली और मैच में वापस लाए टीम को। कल फंसे हुए टाइम पे भी उनको मार पड़ी और मैच हार गए। मेरे ख्याल से भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म जो है वो एक प्रॉब्लम बना हुआ है, और मेरे ख्याल से सिलेक्टर्स काफी गौर से देख रहे होंगे और टीम मैनेजमेंट भी, क्योंकि वर्ल्ड कप में अगर ये खेलेंगे, और ना भूलें कि इंडिया के स्क्वाड में ज्यादा तेज गेंदबाज है नहीं।
तो अगर आप बुमराह, शमी और भुवनेश्वर से जाते हैं टूर्नामेंट में, तो कहीं ना कहीं आपको उनको खिलाना ही होगा, बल्कि मैं मानता हूं कि 2-3-4 मैच खिलाना होगा। और अगर उनकी गेंद नहीं चल रही है, ना ओपनिंग ओवर्स में ना डेथ ओवर्स में वो रन रोक पा रहे हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो रहा है इंडियन टीम के लिए। अब तक अभी भी थोड़ा सा वक्त है, जैसे हम जानते हैं कि प्लेयर्स में, स्क्वाड में थोड़ी सी अब बदलाव ला सकते हैं। जहां तक एसआरएच का सवाल है, सनराइजर्स हैदराबाद का, तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है उनका पूरा इस सीजन। डेविड वार्नर का फॉर्म खोना, फिर उनकी कैप्टनसी छीनी गई, फिर विलियमसन को कैप्टन बनाया, और विलियमसन का खुद का भी फॉर्म जो है डेविड वार्नर के बराबर कुछ चल रहा है। दोनों ही के अगर आप आंकड़े देखें तो लगभग एक जैसे ही है। डेविड जॉनी बेयरस्टो आए नहीं, वो एक प्रॉब्लम हो गया है। तो मेरे ख्याल से उनके पास एक ही प्लेयर अब फिलहाल ऐसा है जो इस टीम में अपनी पोजीशन जो है वो सर्टेनिटी के साथ कह सकता है कि मैं इस टीम में बिलोंग करता हूँ, वो है राशिद खान। उनके अलावा आप किसी भी प्लेयर को आप बदल सकते हैं। अब ये है, और बड़ा प्रॉब्लम है फ्रेंचाइज के लिए आगे जाते हुए, मेगा ऑक्शन आने वाला है। इसके बाद आप किन प्लेयर्स को रिटेन करेंगे कि सनराइजर्स हैदराबाद की एक आइडेंटिटी भी रहनी चाहिए। जैसे आप मुंबई इंडियंस के बारे में सोचते हैं तो आपको पता है कि जो भी मेगा ऑक्शन आए, जो भी हो, रोहित शर्मा, पांड्या ब्रदर्स, कायरन पोलार्ड, ये तो रहेंगे ही मुंबई इंडियंस के साथ। आरसीबी के साथ विराट कोहली रहेंगे ही, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ धोनी रहेंगे ही। अब हैदराबाद के लिए तो ऐसा लग रहा है कि राशिद खान के अलावा सब प्लेयर जो है वो चाहेंगे कि ओवरऑल कर दे, क्योंकि कोई भी नहीं चल पा रहे। ना मनीष पांडे चले, वृद्धिमान साहा थोड़ा बहुत चले, भुवनेश्वर कुमार नहीं, खलील अहमद नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम में है सनराइजर्स हैदराबाद। और ये तकलीफ की बात है ओनर्स के लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम सीएसके अगर आप और मुंबई इंडियंस अगर 4-5 साल का रिकॉर्ड देखें, पिछले 4-5 साल का, तो ये बहुत कंसिस्टेंट टीम रही है। टॉप 3-4-5 में तो आ ही जाती थी हमेशा से। इस बार नंबर 8 से ऊपर तो उठे ही नहीं है। जब से सीजन शुरू हुआ है नंबर 8 ही पकड़ के बैठी, आगे बढ़ने का उसका कुछ कार्यक्रम बना ही नहीं है। तो बिल्कुल, चलिए, आईपीएल में भारतीय तेज गेंदबाजों पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ऑफ कलर हैं, शमी की पिटाई हो रही है, ले देखिए जसप्रीत बुमराह, जिनकी भी समय समय पे पिटाई हो जा रही है। क्या सिलेक्टर्स इनके जगह कोई ऑप्शन देखेंगे? बड़ा सवाल। इस सवाल का जवाब आगे अयाज सर से जानेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम, अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा, सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं, हर मंगलवार और शुक्रवार। ब्रेक के बाद खेल नीति पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ा सीधा सवाल आ गया अयाज सर, हर्ष जैन का। उनका कहना है कि हर्षल पटेल क्या रिप्लेस कर सकते हैं भुवनेश्वर कुमार को T20 वर्ल्ड कप में? देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म देखें तो डेफिनेटली एक ऑप्शन है, क्योंकि बहुत 26 विकेट ले लिए उन्होंने और बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके पास भी मिश्रण बहुत है, बहुत ज्यादा उनके पास वेरिएशन है, और प्रेशर सिचुएशन के लिए उन्होंने बताया कि उनके पास जो है वो डरते नहीं है। डेथ ओवर्स में आते हैं, जब बल्ला फिरता है, घूमता है और बहुत रन कंसीड करते हैं। मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज, वो भी रन, उनकी भी पिटाई हो जाती है। बुमराह की भी जैसा आपने बताया कि पिटाई हुई है, लेकिन हर्षल पटेल का इकोनॉमी रेट भी सही रहा है, विकेट्स भी निकाल रहे हैं, हैट्रिक भी ले ली है। तो ये सोच हो सकती है कि इन फॉर्म प्लेयर हैं, ज्यादा समय नहीं है, आईपीएल के तुरंत बाद वर्ल्ड T20 शुरू होने वाला है, ये नहीं है कि 1 महीने या 1.5 महीने बाद है। तो इन फॉर्म प्लेयर है, उनका लय है, तो क्यों ना उनको ही साथ में लेके चले। ये सोच डेफिनेटली हो सकती है सिलेक्टर्स की। अयाज सर, सिलेक्टर्स क्या ये भी सोच रहे होंगे कि हम 5 स्पिनर की जगह अगर 4 स्पिनर और 4 तेज गेंदबाज रखते तो शायद बैलेंस बेहतर होता, क्योंकि आपके पास 3 सीमर है और तीनों अगर आपने खिला दिए तो फिर ऑप्शन आपके पास बचेगा नहीं। क्या ये एक बड़ा मुद्दा होगा जब अगर आप कंसिडर करने बैठेंगे अपना फाइनल स्क्वाड जो है? डेफिनेटली, क्योंकि मेरे ख्याल से स्पिनर्स तो आपको चाहिए। जैसा हमने देखा कि पिचेस भी स्लो हो रही है, धीमी है, कहीं लो भी रहेगी, और लो स्कोरिंग मैचेस में अगर मदद मिलती है पिच से तो स्पिनर्स बहुत काम आते हैं। लेकिन आप कितने स्पिनर्स खिलाएंगे? आप 4 तो नहीं खिला सकते, तो आपको फिर भी तेज गेंदबाज 2 या 3 चाहिए। फिर इंडिया के लिए एडवांटेज ये है कि दोनों ही बल्लेबाज भी है, जडेजा और अश्विन और अक्षर पटेल, ये तीनों जो है बैटिंग भी कर लेते हैं। राहुल चहर, वरुण चक्रवर्ती इतने बैटिंग के लिए नहीं माने जाते, लेकिन वरुण चक्रवर्ती अच्छे फॉर्म में है। अगर आप उनको खिलाते हैं, बुमराह को खिलाते हैं और शमी को खिलाते हैं, तो फिर आपका
टेल जो है वो ज्यादा रन्स के लायक नहीं है। तो ये एक जी सरदर्द है सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के लिए कि आप किसको खिलाएंगे। क्या एक तेज शार्दुल ठाकुर जैसा एक तेज गेंदबाज हो इन द मिक्स, तो फिर आपको वो बैटिंग भी करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं, ऐसी सोच डेफिनेटली होगी। कसार साहब का एक सवाल है सर, मॉर्गन और अश्विन के बीच में जो सोशल मीडिया पे एक लड़ाई चल रही है, उनका कहना है कि मॉर्गन जो है मॉरल ग्राउंड पे बातें तो बहुत कर रहे हैं, बट वो शायद भूल गए थे कि वर्ल्ड कप में जब बॉल टकरा गई थी बाउंड्री पे, तो वर्ल्ड कप तो फिर फॉरफिट कर लेना चाहिए था उनको। कैसे आप देख रहे हैं जो लगातार अश्विन भी सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं और मॉर्गन समेत शेन वॉर्न भी इस लड़ाई में कूद गए हैं? हाँ देखिए, मेरे ख्याल से ये डिवाइड आ गया है। वीरेंद्र सहवाग जो है अश्विन के साथ है, जुड़े हुए हैं। जी बहुत से इंडियन प्लेयर्स ने उनको सपोर्ट किया है, लेकिन ये बात तो सही है कि उस मैच में भी 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में अगर आप देखें तो बल्ले सर के 4 रन मिल गए जी और वो 4 रन जो है उसको स्कोरबोर्ड से नहीं निकाला, वरना मैच का नतीजा कुछ और होता था। ये जरूर है कि जी इंटेंशनल नहीं था यहाँ पर, क्योंकि प्लेयर के जो रन नहीं ले रहे थे उनके पास जो है बॉडी या बैट पे लग के जो गई, उसके बाद रन के लिए दौड़े हैं। तो एक तरह से मॉर्गन, जब मैं दिनेश कार्तिक का ट्वीट पढ़ा था कि वो कह रहे थे कि मॉर्गन जो है उनकी सोच ऐसी है कि ये फेयर नहीं है, लेकिन दिनेश हम्म कार्तिक ने भी ये कहा कि मैं अपनी जो ओपिनियन है उसको रिजर्व में रखता हूँ। मुझे लगता है अब दोनों ही प्लेयर्स को आगे बढ़ना चाहिए, जो हो गया वो हो गया, अब उस पर लड़ने से कोई मतलब नहीं है। दोनों ही अपनी जगह करेक्ट है, क्योंकि मॉर्गन से भी ये हुआ है, भले ही गलती से हो गया होगा या एक्सीडेंटली हो गया, लेकिन हुआ जी है और आप उसको वाइप आउट नहीं कर सकते। तो ये आया सर, अश्विन इन दिनों अगर आप पिछले कुछ आईपीएल सीजन देखें, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं अपने गर्म मिजाज की वजह से, जो कुछ सोशल मीडिया पे वो लिखते हैं। बहुत कम स्पिनर, आपने तो बहुत स्पिनर्स देखे हैं, बहुत कम स्पिनर ऐसे देखे होंगे जो इस तरह के अटैकिंग मिजाज के हों। बेशक, और मेरे ख्याल से वो देखें, अश्विन का स्वभाव 4-5 साल पहले अगर आप देखें तो इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं था। गेंदबाज हाँ बहुत अच्छे थे, इतना अग्रेसिव अंदाज नहीं था। कहीं ना कहीं शायद वो फील करते हैं कि ज्यादा इन्वॉल्व रहना चाहिए गेम में, सीनियर प्लेयर बन गए हैं, तो उनका भी उनकी एक वॉइस है, उनकी आवाज है जो सुननी चाहिए लोगों को। और दूसरी बात ये शायद, और ये अच्छी बात भी हो सकती है कि जब से वो चेंज किए अपना अप्रोच, ज्यादा अग्रेसिव रहे हैं, तो उनको विकेट्स भी बहुत मिली है, सफलता जी भी बहुत मिली है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक लेवल पे ले आते हैं जहां पर वो थोड़ा सा टेम्पर कभी कभी फ्यूज हो जाता है, शॉर्ट शॉर्ट सर्किट जी हो जाता है। लेकिन ये कहना होगा कि वो सफल बहुत रहे हैं, विकेट्स बहुत ले रहे हैं, किसी भी फॉर्मेट में अगर आप देख लें तो वो विकेट्स ले रहे हैं, और फिर इस वजह से फिर से एक तरह से पैसिव हो जाना, खामोश हो जाना उनको मेरे ख्याल से सूट नहीं करेगा। हर्षजैन का एक सवाल ईशान किशन को लेके आया है। ऐसर की भुवनेश्वर कुमार की रिप्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, बट ईशान किशन को तो मुंबई इंडियंस ने ड्रॉप कर दिया अब, तो क्या उससे उनका कॉन्फिडेंस खराब हुआ होगा? और ये जो ड्रॉप करना मुंबई इंडियंस का, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा वर्ल्ड कप के स्क्वाड पे? देखिए, मुंबई इंडियंस की सबसे पहली जो जो खोज है वो है टाइटल जीतना, पहले तो प्लेऑफ्स में जी आना है। और अगर कोई प्लेयर ऐसा हो जो आपको प्लेऑफ्स तक नहीं ले जा सकता, या फॉर्म उनका इतना हल्का है, तो उनको तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा, भले ही वो हाँ T20 वर्ल्ड कप में हो। और रोहित जो है वो वाइस कैप्टन है उस टीम के, वो जानते हैं कि किस तरह से उनको करना है। और मुंबई के लिए दिक्कत ये हो गई, और इंडिया के लिए भी, कि सूर्य कुमार यादव फॉर्म में नहीं, ईशान किशन फॉर्म में नहीं, हार्दिक पांड्या फॉर्म में नहीं थे, और अभी भी जी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। अगर आप स्क्वाड देखें तो ये उम्मीद थी कि हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी करेंगे, तो 3 आपके जो रेगुलर तेज गेंदबाज हैं उनके अलावा एक हार्दिक पांड्या भी बैकअप है, जी लेकिन वो आया भी सर, नहीं हो ऐसा रहा ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भारतीय टीम सनराइजर्स हैदराबाद लग रही है T20 वर्ल्ड कप जाने से पहले? है। लेकिन जो स्क्वाड में है, काफी प्लेयर जो है एक्चुअली प्रॉब्लम में आए हुए हैं। जी कुछ अच्छी बात है भी, जैसा विराट कोहली का फॉर्म ऐसा लग रहा है जी कि बिल्कुल टॉप फॉर्म में आ रहे हैं, ओपन भी कर रहे हैं, आक्रामक बैटिंग भी कर रहे हैं, कैप्टनसी भी अच्छी कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि सब नेगेटिव ही है, कुछ अच्छी बातें भी आ रही है सामने। बुमराह का भी देखें, रन्स दिए होंगे लेकिन हर मैच में विकेट्स निकाल रहे हैं वो, और उनको जी कोई भी बैट्समैन जो है हल्के में नहीं ले सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि स्क्वाड जो है इंडिया का, सब कह रहे थे कि टीम फेवरेट रहेगी यूएई के पिचेस पे, उसमें थोड़ा सा एक वो हिल गया है सवाल आ वो। गया। हाँ, सवाल आ गया है। आज बड़ा मुकाबला भी आया सर, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास बड़ा मौका है कि टॉप 4 में पहुंचे वो, ये मुकाबला जीत के, और सामने है पंजाब किंग्स जिसके लिए क्रिस गेल अवेलेबल नहीं है, और बाकी की समस्याएं अपनी चल रही हैं पंजाब किंग्स के साथ।
और अगर हम केकेआर की बात करें तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है अयाज सर की, आंद्रे रसेल फिट नहीं है, और अगर वो फिट भी हो जाते हैं तो फॉर्म उनके साथ नहीं है। अब ये कितना बड़ी दिक्कत आप इसको देख रहे हैं? देखिए, आंद्रे रसेल फिट नहीं है तो उससे झटका तो बैठता है, क्योंकि अगर आप देखें बैटिंग में अब तक की कोलकाता जो है वो 3 प्लेयर्स पे चल रही है टॉप ऑर्डर में, जो तीनों अच्छे रन बना रहे हैं। वेंकटेश अय्यर, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, कुछ हद तक नीतीश राणा भी। तो ये जो इंडियन प्लेयर्स हैं ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इयन मॉर्गन का फॉर्म बहुत ही बुरा अब तक तो चल रहा है। दिनेश कार्तिक को 1-2 इनिंग्स मिली, उन्होंने थोड़ा सा इम्पैक्ट बनाया है। फिर आते हैं आप ऑलराउंडर्स पे। सुनील नारायण ने अच्छी बैटिंग की है, तो और मैच भी जीता है ऑलराउंड परफॉर्मेंस से। कोलकाता की टीम बहुत ही अलग नजर आई है। फर्स्ट फेज में कोई चीज उनकी नहीं चल रही थी, इस बार हर चीज उनकी चल रही है। बैटिंग भी ठीक चल रही है, बॉलिंग भी ठीक चल रही है, बल्कि बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, लॉकी फर्गसन जो व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट है, उनके पास भी अच्छे वेरिएशन, वो विकेट्स निकाल रहे हैं। पैट कमिंस की कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई है। तो ये अच्छा दावा रख रही है टीम कि वो प्लेऑफ्स तक पहुंचे। और पंजाब ऐसी टीम है सामने जो उनके आज है कि अगर केएल राहुल 80-90-100 बना दे तो टीम जीत जाती है, वरना विनिंग पोजीशन से भी दबाव में आके हार सकती है ये टीम। वो बिल्कुल प्रेशर नहीं हैंडल कर सकती, और क्रिस गेल भी नहीं है इस बार। तो हालांकि उनके पास भी अच्छे बॉलर्स है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शमी, अर्शदीप, रवि बिश्नोई, ये 3 तो ऐसे विकेट्स भी निकाल रहे हैं, पोजीशन में लेके आ रहे हैं पंजाब को कि मैच जीत सकते हैं। लेकिन बैटिंग ने बिल्कुल लेट डाउन किया है। कोलकाता का ऑलराउंड परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर रहा है, और ये मैच अगर ये जीतते हैं तो मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तेजी से, और फिर उनका प्लेऑफ्स में पहुंचना मेरे ख्याल से लगभग तय हो जाएगा। कसाट साहब का एक सवाल है, क्योंकि एक तो रसेल की फिटनेस को लेकर सवाल है, और दूसरा फर्ग्यूसन भी इंजर्ड है, उनके जो बॉलर हैं। तो केकेआर क्या कुछ चेंजेस कर सकता है, और प्लेऑफ में पहुंचने के लिए किस तरह का स्क्वाड उनको यहाँ पे चुनना पड़ेगा? देखिए, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि उनके एक जो तेज गेंदबाज है प्रसिद्ध कृष्णा, जो युवा खिलाड़ी और इंग्लैंड में भी थे एज अ बैकअप प्लेयर, उनको अपने फॉर्म में आने कंसिस्टेंट बनने की जरूरत है, क्योंकि इस सेकंड फेज में अच्छी खासी उनकी पिटाई हुई है, क्योंकि कंट्रोल नहीं रहा है। अगर लॉकी फर्गसन नहीं खेलते हैं तो बहुत नुकसान पड़ सकता है केकेआर को, क्योंकि अब टीम सऊदी तो है, लेकिन लॉकी फर्गसन जो है व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट है। टीम सऊदी स्विंग बॉलर है, और हमने देखा है कि ज्यादा स्विंग की सहायता नहीं है इन कंडीशंस में, बट एक्सपीरियंस है उनके पास, और वो नंबर 8-9 पे आके बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट अगर टीम सऊदी आते हैं तो इतना झटका नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर लॉकी फर्गसन और आंद्रे रसेल दोनों ही नहीं खेलते हैं तो बैकफुट पे हो सकती है केकेआर की टीम। पूरा डिपेंड करता है कि पंजाब की टीम पिछले 4 मैचेस में से मेरे ख्याल से 3 मैचेस हारे। हाँ बिल्कुल। तो अगर उसको, और दो मैचेस तो विनिंग पोजीशन से हारे, तो अगर वो अपने आप को नहीं संभाल सकते हैं बैटिंग खास करके, तो फिर केकेआर के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर राहुल, मयंक अग्रवाल और कोई दीपक हुडा जैसा कोई चल पड़े तो फिर पंजाब के पास मौका है और अपने चांसेस जिंदा रखने के लिए, प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए। ऐसा 2 चीजें, एक तो के राहुल 2 छक्के और लगाएंगे तो 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे आईपीएल हिस्ट्री में, और ये बहुत तेजी से उन्होंने अपना रिकॉर्ड ये बनाया। के राहुल का फॉर्म पंजाब के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? क्या पंजाब के इर्द गिर्द के राहुल के इर्द गिर्द पंजाब की बल्लेबाजी घूम रही है? और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्या फैब एलियन यहाँ पर चॉइस हो सकते हैं क्रिस गेल अगर नहीं खेलते, या आपको लग रहा है कि मोजेस हेनरिक्स ज्यादा बेहतर है? लेकिन फैब एलियन ने जिस तरह की फील्डिंग की है, कई कैचेस पकड़े हैं शानदार, आप कैसे देखते हैं दोनों ऑलराउंडर्स में से आया सर किसी एक को चुनना हो तो? देखिए, दोनों ही अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। फेबियन एलन का एडवांटेज ये है कि वो अभी हाल में सीपीएल में भी खेल के आया, अच्छा खासा परफॉर्मेंस था उनका। मोजेस हेनरिक्स ने ज्यादा नहीं खेला है, तो वो रस्टी भी हो सकते हैं, थोड़ा सा जंग लगा होगा रंग। तो मुझे लगता है केएल राहुल जो है इनके सेंट्रल प्लेयर है। अगर वो चल पड़ते हैं और लंबी पारी खेलते हैं, छक्के लगाए या ना लगाए, तो फिर टीम का मौका बनता है। क्योंकि टीम अगर 170, 160, 165 टीम बनाती तो फिर कंपेटिटिव स्कोर बनता है अगर आप स्लो पिचेस पे खेले। लेकिन अगर आप 180, 190 भी बना के हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये कहना होगा कि ये टीम में जो है एक धैर्य नहीं है, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरे ख्याल से इनके लिए की प्लेयर मोजेस हेनरिक्स और फेबियन एलन नहीं है। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट प्लेयर जिसका फॉर्म अगर चल जाए और उनका बल्ला चल जाए वो है निकोलस पूरन।
वो अगर फेल नहीं होते हैं तो वो ऐसे बल्लेबाज है जो 20-25 गेंद में 40-50 बना सकते हैं और वो एक फिनिश आपको दे सकते हैं जो टोटल को खींच ले एक अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल तक। अय्या सर, क्या मुंबई इंडियंस की नजरें होंगी कि कोलकाता नाइट राइडर्स आज मुकाबला ना जीत जाए, क्योंकि अगर उनके 12 अंक होते हैं तो मुंबई के लिए परेशानी बहुत बढ़ जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर केकेआर जिस तरह से जिस लय में है, अगर आज की मैच जीतती है तो फिर 12 पॉइंट हो गई तो मुंबई के लिए तो प्रेशर बहुत हो जाएगा। ये नहीं कि पहले मुंबई ने ऐसा सिचुएशन नहीं देखा है। अब लगातार 3 मैचेस जीतने हैं उनको, वन आफ्टर द अदर, और ये पहले भी हुआ है, मुंबई ने किया है ऐसा। टीम बहुत मजबूत है, प्लेयर्स जो है खास करके जो क्रूशियल पोजीशन में है जैसे सूर्य कुमार यादव वो नहीं चल पा रहे। रोहित शर्मा से एक लंबी पारी नहीं देखने मिली अब तक। स्टार्ट्स मिले हैं क्विंटन डिकॉक के साथ, अच्छे स्टार्ट्स मिले, लेकिन जो जिस तरह से डोमिनेट कर सकते हैं रोहित, 100, 80, 90, 100 तक ले जाए, अगर वन मैन जैसे बहुत बार वन मैन शो उन्होंने किया है तो वो अगर करते हैं तो मुंबई की टीम जो है अभी भी जीत सकती है तीनों मैचेस। क्योंकि अब जैसे हार्दिक पांड्या ने दिखाया वो फॉर्म में है, कायरन पोलार्ड फॉर्म में है, गेंदबाज जो है ट्रेंट बोल्ट, खास करके बुमराह, राहुल चहर भी जो है विकेट ज्यादा नहीं निकाली लेकिन अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत सही है मुंबई का। अब ये है कि एज अ यूनिट हर चीज जो एक जिक्सॉ पजल होता है जैसे आप जानते हैं कॉम्बिनेशन में, और जब मैदान में उतरती है टीम कि वो जिक्सॉ पजल में सब पीसेस बराबर अगर फिट होते हैं तो टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जीतती है। लेकिन 1-2 पीस अगर गलत चले जाए तो फिर पूरी टीम को नीचे खींच सकते। बिल्कुल, और अयाज सर ने जो एग्जांपल दिया उसके हिसाब से तो चेन्नई और दिल्ली 2 ऐसी टीमें हैं जिनके सारे ब्लॉक्स बहुत फिक्स नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी खेल नीति के साथ जुड़िए रोज सुबह 9:30 पर सिर्फ खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल @राजीव मिश्र पर। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। तो फटाफट आप मोबाइल उठाएं, अपने लैपटॉप पे आएं और सबसे पहले खेल नीति के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं और अपने परिवार वालों से भी कराएं, क्योंकि क्रिकेट की अंदर और बाहर की बात और चश्मदीद गवाह के साथ आपको क्रिकेट की ढेर सारी नॉलेज सिर्फ खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On the Wire Talk, Siddharth is joined by Nikhil Anand, an assistant professor at the University of Pennsylvania and an environmental anthropologist. They discuss his plan and proposal to the BMC to fight the effects of climate change that we are already seeing in Mumbai. In the podcast special on Storytellers and Storytellers, Vineet talks to the hosts of New Kids on the Block, Anya, Kavya and Taray, about what it's like to be Indian teenage podcasters. In the season 3 finale of Echoes of India, Anirudh explores South Asia at the time of its most famous ancient figure, Ashoka Maurya. On All Things Policy, Suyash and Aditya analyze the constant changes of China's generals in their liberation army and what it means for India. And on Smarter with Sid, learn from Siddharth how listening can help you make a better presentation. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. It really does help us. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week, Cred, Bank of Baroda, Quota, CoinSwitch, Kuber, and Inter vPro. Thank you so much for making this possible. आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है। और हमारे देश में जहां-जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूँ मैं, शिफा मैत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो।